स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आपको बताने वाले हैं एक समाज का घटिया सोच के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा रूह कपा देने वाला क्राइम हुआ जिसे सुनकर पूरा देश झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी लड़की जो बहुत पढ़ी लिखी, होनहार और बिल्कुल मासूम थी, दीपिका नागर, जिसकी शादी को भी मात्र 14 से 17 महीने ही हुए थे और उसकी बेरहमी से जान ले ली गई। और इसके ससुराल वाले इसको छुपाने के लिए उसे सुसाइड का नाम दे रहे थे, बट जब पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि वह सुसाइड नहीं था। अब चलिए आगे बताते हैं इसके बारे में। तो ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र के कुड़ी खेड़ा गांव की रहने वाली 24 वर्षीय दीपिका नागर अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटी और सबसे लाडली थी। दीपिका ने पढ़ाई में हमेशा से टॉपर थी और उन्हें बीएड कर रखा था और उनका सपना था कि वो एक प्रोफेशनल टीचर बनने का। और जब रिश्ता तय होने लगा तो ससुराल के पक्ष वालों ने वादा किया कि दीपिका को वो अपने स्कूल में टीचर बनाए। बाद ही उसकी शादी के बाद ही उसके सारे सपने और उसकी डिग्री को घर के 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया और उसे कभी स्कूल जाने दिया ही नहीं गया था। वो कितनी गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी थी, बीएड सब सपना था उसका। उन्होंने बीएड भी कर रखा था कि वो टीचर बनने का सपना था बेचारी का। दिसंबर 2024 में दीपिका की शादी जलपुरा गांव के रहने वाले ऋतिक नागर से हुई। दीपिका के पिता संजय नागर ने अपनी लाडली की खुशी के लिए कर्ज लेकर अपनी जमा पूंजी लगाकर शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी और ग्रैंड वेडिंग किया। करीबन उन्होंने 1 लाख शादी पे खर्च किया। उन्हें एक कार भी गिफ्ट किया था। उसके साथ साथ 11 से 12 लाख रुपए कैश उन्होंने दिए थे और जो बाकी जो जेवर होते हैं, गोल्ड होते हैं और सब कुछ तो दिए ही थे। और इतने लालची थे, इतना कुछ देने के बाद भी शादी के महज 4 महीने बाद ही ससुराल वाले अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसका जो पति था ऋतिक और ससुर मनोज और परिवार के बाकी लोग दीपिका के कम दहेज लाने के कारण उसे टॉर्चर करने लगे। वो एडिशनल मांग कर रहे थे, एक फॉर्च्यूनर कार चाहिए और 51 लाख कैश चाहिए। और दीपिका अपनी माँ को यह फोन करके कहती भी, मम्मी ये लोग फॉर्च्यूनर मांग रहे, मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा नहीं है कभी वो अपने मम्मी को नहीं बताया। उसकी मम्मी का भी जब वीडियो देखेंगे तो वो बहुत रो रो के बोलती है, लेकिन जब वो बताती थी तो तभी उसे समझाना चाहिए क्या, उसे समझा कर छोड़ देती थी। उसे साफ फैसला कर देना चाहिए था। उसे डाइवोर्स अगर चाहिए था डाइवोर्स दिलवा देती, अपने घर ले चली आती, लेकिन नहीं, वो उसे मैनेज करने के लिए बार बार कह रही थी। वो बहुत टाइम से ये बोल रही थी कि फॉर्च्यूनर की मांग कर रहे हैं। दिनांक 17 मई 2026 की दोपहर में दीपिका ने अपने पिता को फोन कर रोते हुए बताया कि उसके साथ गंभीर मारपीट की गई है। बेटी की चीखें सुनकर पिता संजय नागर कुछ रिश्तेदारों के साथ उसी शाम 7 बजे जलपुरा गांव पहुंचे ताकि बैठकर मामला सुलझाया जा सके। उन्होंने दामाद और ससुर के आगे हाथ जोड़े, उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की वो थोड़ा वक्त दे, लेकिन ससुराल वाले अपनी जीत पर अड़े रहे। भारी मन से पिता वहां से लौट आए। सबसे गलती तो उनकी यही हुई, उसकी बेटी के साथ मारपीट किया गया था। वो उससे जब मिलने गए, उसके ससुराल वाले को समझाने गए, उन्हें तो इतना फर्ज बनता था कि उसे जाके दिखवा दे। मारपीट हुई थी तो जरूर चोट लगा होगा, वो लोग तो उसे ले जा नहीं रहे थे और उसे दिखाने के साथ साथ उन्हें अपने साथ लाना चाहिए था। बट ये खुद रिश्ता बना रहे इसलिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। ससुर और पति के सामने हाथ जोड़ के ये बोल रहे थे कि कुछ टाइम बाद कर देंगे, अभी उनसे नहीं हो पा रहा है। यही इनसे सबसे बड़ी गलती हुई। और पिता के घर से पहुंचने के बाद ही जैसे ही पिता उसके घर से निकले और अपना घर पहुंचे, रात करीबन 12:30 बजे उसके पिता के फोन की घंटी बजती है। फोन पर ससुराल वाले बोलते हैं कि दीपू छत से नीचे गिर गई है, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। उसके पिता को पता चल गया कि उसकी बेटी इस दुनिया क्यों छोड़ चुकी है। तो बस एक सुसाइड का दिया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो उसके शरीर पर 141 इंजरी थे। सोच सकते हैं कितने ज्यादा बेरहमी से पीट रहे थे। उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट थे। सोच सकते हैं कितना ब्रेन क्लॉट कब होता है, जब बहुत ऊंचाई से गिरता है, लेकिन वो उस समय गिरने वाला नहीं था, पहले वाला ही ये था ब्लड क्लॉट। कुछ भारी चीज से मारे होंगे तभी ब्लड क्लॉट हो गया होगा। और यहाँ तक कि जो स्प्लीन होता है ना, वो भी फट चुका था। सोच सकते हैं इंटरनल ऑर्गन फट चुका था। कितना ज्यादा मारे होंगे। और इंटरनल ब्लीडिंग, हेवी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रखी। डॉक्टर के मुताबिक शरीर का जो हार्ट था वो बिल्कुल खाली पाया गया, जो कि अक्सर ये तब होता है जब अत्यधिक सदमे और ब्लीडिंग का इशारा करता है। द हार्ट पूरा खाली था। सोच सकते हैं बहुत ज्यादा ट्रॉमा में हो या फिर बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो, तब ये पूरा खाली पाया जाता है। पूरा ससुराल वाले ये आत्महत्या बता रहे थे, लेकिन जब
पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ तब समझ में आया कि क्या मामला था। आप सोच सकते हैं कि एक बेटी के लिए कितना ये सब बड़ा ये कदम होता है कि उसे शादी किया जाता है कहीं, फिर उसके साथ इतना मारपीट किया जाता है। बोल के लेते हैं कि वो अपनी बेटी को दे रहे, लेकिन उसकी बेटी को तो कुछ नहीं दिया जाता है। सारे सामान उसका ससुराल वाले ले लेते, सामान हो या फिर पैसा। अगर पैसा देते हैं 10 लाख दे रहे, 15 लाख दे रहे, वो अपना बेटी के अकाउंट में दे, और उन्हें देना है तो अपने बेटी को दे, उसके ससुराल वाले को क्यों देता है? फिर बोलेंगे कि मैंने अपनी बेटी को ये सब दिया। और समाज का तो सबसे घटिया सोच ही दहेज है। आप देखेंगे कि जो ज्यादा दहेज देता है ना, वो अपने आप को बहुत प्राउडली फील करते हैं, मैंने इतना दहेज दिया, गर्व से बोलेंगे, जैसे कि वो कोई अच्छा काम किया। लेकिन ये एक समाज का घटिया सोच को बढ़ा, जिससे कि आप दहेज के कारण ही जो होता है ना, भ्रूण हत्या होता है गर्ल्स का, इसी के कारण होता है। मतलब कोई भी लड़की लोग को ना बोझ समझने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बेटियां ही सिर्फ रहेगी तो उनको इनका शादी करने में बहुत खर्च होना पड़ेगा। और समाज ही इतना गंदा हो चुका है कि बिना दहेज का तो शादी ही नहीं होता है। अगर कोई 10,000 का 10-15,000 कमा रहा हो, अगर उसकी 3-4 बेटियां हो तो वो क्या करेगा? यही ना उसके माइंड में सोच होगा कि दहेज के लिए हमको इसके लिए पैसा जमा करना पड़ेगा, बोझ है। लेकिन दहेज देना ही क्यों है? अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें काबिल बनाओ, ना कि उसके लिए दहेज जमा करने की सोच। और यही होता है कि अपनी बेटी को जितना हो सके इंडिपेंडेंट बनाओ, ना कि उसके लिए दहेज जमा कर करके रखो। ये सोना देंगे, चांदी देंगे, ये सोना और चांदी कुछ काम नहीं आएगा। आपका उसका नॉलेज, वो क्या कर सकती है। अगर आपका बेटा कमा के दे रहा है तो आपकी बेटी भी आपको अर्न करके दे सकती है। मतलब सोचते हैं कि जो है मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरे पास रहेगा, बेटी पढ़ेगी तो क्या करेगी, दूसरे के घर चली जाएगी। सबसे गंदा सोच तो यहीं पे आता है। और मेन बात यहाँ होता है ना कि अगर घर ससुराल वाले जब टॉर्चर करते हैं तो घर वाले लाना ही नहीं चाहते हैं, सोचते हैं अगर आ जाएगी तो यहाँ बोझ बन जाएगी, वहाँ बस मैनेज करके रहो, ऐसे करके समझाते हैं। क्योंकि मैनेज तो लड़की लोग को मैनेज करना ही पड़ता है। वो ये बोल दें कि हाँ नहीं रहना है तो आ जाओ घर, लेकिन ऐसा कभी बोलेंगे ही नहीं। बहुत कम ही, रेयर ही होते हैं कि बोलते होंगे। मैक्सिमम लोग तो मैनेज करने का ही बात करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ उसका गलती नहीं दिया सकता, गार्जियन का भी गलती दिया जा सकता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि उसकी बेटी यहाँ रहे, लाइक उसे बोझ लगने लगता है। हाँ, तो इसलिए लड़कियों अगर जो वीडियो देख रहे होंगे तो वो अपने आप डिपेंडेंट बनो, ना कि किसी पे डिपेंडेंट बन के रहो। क्योंकि आप खुद पे रहेंगी तो बहुत बेटर रहेगा, ना कि किसी पे आगे चल के कोई दिक्कत भी हो संभालने के लिए काबिल बन के तो रहोगी। थैंक्स फॉर योर वॉच।